आप सभी लोगों को नमस्कार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एरोमेटिसिटी का लास्ट लेक्चर। अभी तक हमने एरोमेटिसिटी टॉपिक में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ही लगा होगा। तो देखो, अब हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है वो है एनिहिलेशन इफेक्ट। इसके बाद हम एक करेक्ट रूल और पढ़ेंगे। तो दोनों ही टॉपिक्स को हम अपने इस लास्ट लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है एनिहिलेशन इफेक्ट। एक बार पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं और फिर मैंने जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात क्या है यहाँ पर। देखो, यदि मैं सिंपली एक बेंजीन रिंग की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, तो आपको पता है जो बेंजीन रिंग है उसमें सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम बोल सकते हैं ये जो सिस्टम है ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। ये हमने बात कर रखी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये भी आपके पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सेक्सटेट है यहाँ पर भी। तो हम बोल सकते हैं ये भी आपके पास अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं। अगर हम क्या करें, इन दोनों ही कंपाउंड को फ्यूज्ड कर दें, अगर हम दोनों ही कंपाउंड को क्या कर दें, फ्यूज्ड कर दें, तो हमें उससे क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड रिंग मिलेगी, पॉलीसाइक्लिक रिंग। और फ्यूज्ड करने से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे, फ्यूज करने से यहाँ पर इनकी एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगी और पहले से ज्यादा हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, जब हमने इंडिविजुअली इस कंपाउंड को स्टडी किया तो ये एरोमेटिक था, जब हमने इस कंपाउंड को स्टडी किया तो ये एरोमेटिक था। जब हमने दोनों ही कंपाउंड को फ्यूज कर दिया तो हमारे पास फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक रिंग आ गई है। अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो आपके पास कितना है, 2, 2, 4 और 2, 6। आपको इसके अंदर पूरा कितना दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये भी क्या है, आपका एरोमेटिक है। ऐसे ही अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूं तो इस सिस्टम में क्या है, आपके पास 2 और 2, 4, नेगेटिव चार्ज है तो 4, और यहां पर फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना पड़ेगा इसको एरोमेटिक बताने के लिए। तो मतलब अगर मैं इस सिस्टम की भी बात करूंगा तो यहां पर भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी एरोमेटिक है। अब आपका सवाल यही आ रहा है, सर आप बताना क्या चाहते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं, यहां पर 2 चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम 2 रिंग को आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड आया, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक रिंग आया, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड आया। उसमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में इनका क्या चल रहा है, कंट्रीब्यूशन चल रहा है। आप पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कहने से अच्छा यदि एरोमेटिसिटी का कंट्रीब्यूशन कहोगे तो ज्यादा बढ़िया टर्म होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी की साझेदारी चल रही है या फिर कंट्रीब्यूशन चल रहा है। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों ही कंपाउंड के मुकाबले पहले से एरोमेटिसिटी बढ़ी है या पहले से एरोमेटिसिटी घटी है। तो इस चीज को समझते हैं। देखो, आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है एक समय यहां पर भी काउंट किया जा रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन है एक समय यहां पर भी काउंट किया जा रहा है। तो हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट होता है यही एनिहिलेशन इफेक्ट होता है, जिसको हमने कहा है कि द फिनोमेनन इन विच सेम रिंग्स in fused system give up part of their aromaticity to adjacent ring। मतलब ये यहाँ पर सम है, SOME सम। अंग्रेजी का बहुत झोल झाल है यहाँ पे, ठीक है। SOME सम मतलब कोई एक रिंग अगर वो अपना एरोमेटिसिटी का पार्ट अपने एडजेसेंट रिंग में देती है तो इसी को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। और ये जो इफेक्ट देखने को मिलता है एरोमेटिसिटी का, इसी को हम बोलते हैं एनिहिलेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर यही तो बात हो रही है कि यह जो रिंग है यह क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है इसकी एरोमेटिसिटी में, तो इसको हम एनिहिलेशन बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपके पास यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बस इस बात को ही मुझे समझाना था कि एनिहिलेशन इफेक्ट क्या होती है। आप बस इतना समझो, 2 बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं एनिहिलेशन इफेक्ट के बारे में। एक तो सबसे पहली बात क्या आ रही है, फ्यूज्ड
पॉलीसाइक्लिक रिंग होंगी हमारे पास, ठीक है। और दूसरी जो बात हमारे पास आएगा वह आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एरोमेटिसिटी, या आप कह सकते हो शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। ये दो बातों को आपको बस ध्यान रखना है एनिलिशन इफेक्ट पढ़ते समय, या फिर जब आप जीओसी में एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस करोगे उसको लगाते समय। एक मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो कि पिछले ही नेट जून 2016 के टाइम पर आया हुआ है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को एडवांस लेके चलते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं जहां से आपको और क्लैरिटी डेवलप हो। अब हम बात कर लेते हैं एनिलिशन इफेक्ट के एक एडवांस कॉन्सेप्ट की ही। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है एक क्लेयर्स पाई सेक्सटेट रूल, और ये रूल साफ साफ ये कहता है इन अ फ्यूज सिस्टम देयर आर नॉट 6 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच रिंग। कहीं ना कहीं इसी में आपका एनिलिशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इसको मैं डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ नेप्थलीन। नेप्थलीन का आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर क्या होता है एकदम अच्छे से। आपके पास नेप्थलीन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे और ऐसे, क्लियर एकदम अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा तो हम लोग सेकंड रिंग में भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेप्थलीन है। अब ये क्लेयर्स पाई सेक्सटेट रूल क्या कहता है, देखो ये कहता है यदि आप एक रिंग को देखोगे, जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस रिंग को इतने से ध्यान से देखोगे तो आपके पास कितना है 2, 2, 4 और 2, 6, तो इसमें कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वहीं पर अगर आप इस रिंग को देखोगे तो यहाँ पर अब आपके पास क्या रह गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, बल्कि ऐसा है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ क्या होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इसी को तो हम एनिलिशन इफेक्ट कहते हैं। तो क्लेयर ने इसी बात को अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में रूल में बता दिया है कि कभी भी यदि एक से ज्यादा रिंग है, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम्स हैं, तो वहां पर सिर्फ एक रिंग के साथ ही क्या हो सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है, या फिर सभी रिंग के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इस चीज को क्लियर किया गया है ना, फॉर ईच रिंग। इस पॉइंट पर आप ध्यान दो। अब देखो इस वाले में बात करते हैं। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, आपको यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में आपको क्या दिखेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेप्थलीन है। इस वाले केस में क्या होगा, आपको 2, 2, 4, इस बार आपको यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इस वाले केस में आपको क्या दिखने वाले हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। तो कहीं ना कहीं यही एनिलिशन की बात है जो मैं आपको समझाना चाहता था। और यदि आप इसकी रेजोनेंस एनर्जी की भी बात करो, होता क्या है, एनिलिशन इफेक्ट से एरोमेटिसिटी कम हो जाती है, अरे बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। तो यहाँ पर जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है वह रेजोनेंस एनर्जी 61 किलो कैलोरी पर मोल देखी गई है, ठीक है। अगर ये 61 देखी गई है तो आप बोलोगे सर जो बेंजीन होती है, बेंजीन की तो 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, तो उससे तो ये ज्यादा है। अरे भाई, जब भी हम रेजोनेंस एनर्जी चेक करते हैं तो हम पर रिंग चेक करते हैं। यदि हम इसकी पर रिंग निकालेंगे तो पर रिंग यहाँ पर अगर आप 61 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 36 से भी कम आएगी, और 36 से भी कम आएगी तो इसका मतलब यही समझा रही कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से कम है, और एनिलिशन इफेक्ट की वजह से होता भी ऐसा ही है। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंथ्रासीन है, इसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सारे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा, बस यहाँ पर एक दो आपको बनाकर स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 रिंग है, ठीक है। अब 3 रिंग में आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा। या अगर मैं एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल।
ये हमारे पास हो सकता है। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ इस ही रिंग के साथ क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सभी रिंग के साथ नहीं है। यहाँ पर कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इस वाले में देखते हैं तो सिर्फ इस रिंग के साथ क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप जरा ये भी ध्यान दोगे कि यहाँ पर मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, तो यहाँ पर मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ क्या हो रही है 68 पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। मतलब पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट होती है अक्रॉस द होल मॉलिक्यूल। तो इसी बात को मैं समझाना चाहता था। अब एक और एग्जांपल मैं और समझाता हूँ। एग्जांपल है एंथ्रासीन। अगर हम एंथ्रासीन की बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, आपको पता होना चाहिए। एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये लीनियर होता है और वो थोड़ा सा एंगुलर होता है इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं इसके एक और स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। ये तो पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर ही है, ये दोनों आपस में लीनियर स्ट्रक्चर ही है इस तरीके से। जरा ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर आपको यहाँ पर दोनों में पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, पहले तो आप समझ चुके हो इसमें क्लियर सेक्सटेट रूल लग रहा है। मतलब सभी ही रिंग के साथ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ही रिंग के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये इस बार रिंग बच चुकी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक रिंग के साथ ही 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यदि आपके पास ये कंपाउंड ए है, यदि आपके पास ये कंपाउंड बी है, तो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो आप तो बोलोगे सर जहां पर सेक्सटेट सिस्टम ज्यादा कंप्लीट होगा, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पर रिंग ज्यादा एरोमेटिसिटी बन रही होगी इंडिविजुअली। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 रिंग बन रही हैं, यहां पर ओनली 1 रिंग बन रही है, तो हम बोलेंगे ए इज बी स्टेबल ज्यादा देन इस तरीके से। तो अगर कभी इनकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहां पर देखा करो कि इंडिविजुअल रिंग में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं, वो खुद की वजह से ही एरोमेटिसिटी कहां पर लेके आ पा रही है। जहां पर ज्यादा आएगी वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये बात है जो कि एनिलेशन इफेक्ट से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। तो क्लेयर्स पाई सेक्सटेट रूल क्या कहते हैं? इन अ फ्यूज्ड सिस्टम देयर आर नॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच रिंग। इसकी बात ध्यान रखनी है। सभी रिंग्स के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप देख लोगे तो आपको एक भी सिस्टम ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सभी रिंग के साथ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो। और हमें पता है ये रीजन कहीं ना कहीं क्या है, एनिलेशन इफेक्ट है, जहां पर वह पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपनी एडजेसेंट रिंग के साथ साझेदारी शेयरिंग निभा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम कुछ और अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ट्राइफेनाइलिन। ठीक है, ट्राइफेनाइलिन में यहाँ पर क्या है, फिर से वही बात है। अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी रिंग है, ए बी सी डी। अगर जब ध्यान से इस कंपाउंड को देखोगे तो जो डी वाली रिंग है उसकी जो एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो रही है वो इस रिंग की पाई बॉन्ड, इस रिंग की पाई बॉन्ड और इस रिंग की पाई बॉन्ड की वजह से हो रही है। तो ये जो हम फिनोमेना बोलेंगे कि यहाँ पर जो फिनोमेना होगा वो कौन सा होगा, एनिलेशन इफेक्ट का होगा। और अगर मैं ऐसे ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो, इस बार इस रिंग का तो सेक्सटेट कंप्लीट है, लेकिन इन बाकी सब रिंग का कंप्लीट नहीं है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 जो 3 रिंग हैं उनका आपके पास यहाँ पर क्या है, सेक्सटेट कंप्लीट है, मतलब सेक्सटेट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो इसमें सिर्फ एक ही रिंग है जिसमें क्या है, आपके पास सेक्सटेट है। तो अगर मान लो मैं दोनों ही रिंग में से आपसे सवाल पूछता हूँ कि बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, है तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे जहां पर ज्यादा रिंग का सेक्सटेट कंप्लीट है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके। इसका नाम होता है ट्राइफेनाइलिन। ऐसे तो इसके कितने होते हैं, 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, लेकिन हमें सारे बनाकर नहीं देखना, हमें तो बस क्लेयर्स सेक्सटेट रूल और एनिलेशन इफेक्ट को समझना था, जो कि हमने इस एग्जांपलों से समझ चुका है। तो यहाँ तक ये बात हो चुकी है। अब आपको एनिलेशन इफेक्ट का एकदम अच्छे से आइडिया होगा कि आखिरकार एनिलेशन इफेक्ट होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, 2 वर्ड्स पर ध्यान देना है। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स होते हैं, और दूसरी शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी होती है एडजेसेंट रिंग के साथ। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपके सामने क्या है, 3 मोल H2 दिया हुआ है,
3H2 दिया हुआ है और पूछा गया है विच रिड्यूस्ड, मतलब 3 H2 है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अगर एक H2 है तो वो एक H2 क्या करता है, 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 H2 क्या करता है, एक पाई बॉन्ड रिड्यूस करता है, और यदि 3 H2 है तो वो क्या करेंगे, 3 पाई बॉन्ड रिड्यूस करेंगे। तो कुल मिला के हमें ये सोचना है कि वो 3 पाई बॉन्ड कौन सी होंगी। ऐसे तो इस सिस्टम में बहुत सारी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन आखिरकार कौन सी 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की, तो हम बोलेंगे ये जो आपको रिंग दिख रही है, इस रिंग की 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। क्यों? अगर हम लोग इस रिंग की 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे तो दो बातें, एक तो हम जो 3 ये रिंग है इनके साथ कोई छेड़छानी नहीं करने वाले। चलो फिर भी अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो हम लोग एक और काम कर रहे हैं। अगर आप इस इतने सिस्टम को पहचानोगे तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, इस इतने सिस्टम को पहचानोगे ये भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, और इस इतने सिस्टम को पहचानोगे ये भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। अगर हम यहाँ पर जो 3 पाई बॉन्ड हैं इनको रिड्यूस कर दें तो हमारे पास जो 3 एंटी एरोमेटिक सिस्टम है वो खत्म हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है। एक तो हम क्या कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं, सेक्सटेट ज्यादा के ज्यादा रिंग पर है, और दूसरी बात ये जो आपको 3 एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन पाई बॉन्ड को हटा देने की वजह से ये 3 एंटी एरोमेटिक सिस्टम भी हट जाएंगे। और अगर आप किसी सिस्टम से ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब इससे अच्छा तो पुण्य का काम हो ही नहीं सकता जिंदगी में। तो ये वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि आखिरकार मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इन 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है, इसको, इसको और इसको, ये हट गए। और देखो ये जो 3 एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहे थे वो भी खत्म हो गए। अब कोई एंटी एरोमेटिक सिस्टम की बात भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम इन 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना था। अब हम आते हैं आखिरकार एनिलेशन इफेक्ट किस एग्जाम्पल में आया था प्रीवियस ईयर में, और कुछ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर से कुछ हल्के से सवाल देखते हैं जिससे एनिलेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे, एनिलेशन इफेक्ट के दूसरा एप्लीकेशन जो है। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर आपको इस क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। देखो सबसे पहली बात, आपको जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाए तो आप हमेशा क्या करो, सिस्टम से H+ निकालो, और H+ निकाल के क्या करो, वहां पर उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, सिस्टम से H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है तो वहां पर वह क्या होगा, वीक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखो ये बात अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले GOC कंप्लीट देख लो। GOC में एसिडिटी एंड बेसिसिटी वाले मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लो, वहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। फिर आप इस क्वेश्चन को आकर अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझाते हैं कि क्या कहानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है सब जगह से मैंने क्या किया, यहाँ से H+ हटा दिया। जब मैंने सब जगह से यहाँ से H+ हटाया तो आपके पास सिस्टम क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इस सिस्टम में इस तरीके से नेगेटिव आ जाएगा, और इसकी बात करता हूँ तो आपके पास इस सिस्टम में कुछ इस तरीके से नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पर ऐसे। देखो आपने तीनों ही सिस्टम से क्या किया, H+ निकाला, कॉन्जुगेट बेस बनाया, H+ निकाला, कॉन्जुगेट बेस बनाया, और H+ निकाला, कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। देखो अगर आप इस सिस्टम को, पूरे को सिस्टम को देखोगे तो क्या है, ये सिस्टम एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6। अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो ये सिस्टम भी आपको क्या नजर आ रहा है, एरोमेटिक नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ही रिंग्स में क्या हो रही हैं, इक्वली शेयर हो रही हैं फॉर एरोमेटिसिटी। मतलब यहाँ पर एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है।
अगर आप इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पर इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ रही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये एडजेसेंट रिंग का भी एरोमेटिसिटी का पार्ट है। मतलब यहाँ पर भी एनिलेशन इफेक्ट है, यहाँ पर भी एनिलेशन इफेक्ट है, और हमें अच्छे से पता है यदि एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है रेजोनेंस कम होगा, एरोमेटिसिटी कम हो रही है तो रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जहां पर ज्यादा शेयरिंग होगी वहां पर ज्यादा एनिलेशन होगा। जब यहां से यहां पर जाएंगे तो हमारी एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यदि एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है स्टेबिलिटी भी कम हो रही होगी। तो हम बोल सकते हैं सबसे अच्छा एसिड हमारे पास ये है, उसके बाद नंबर 2 हमारे पास ये है, उसके बाद नंबर 3 हमारे पास ये है। नहीं तो अगर आप लोगों को एनिलेशन इफेक्ट नहीं पता होता तो आप सोचते यहाँ पर ये रिंग भी एरोमेटिक बन चुकी है, आप सोचते यहाँ पर 3 रिंग एरोमेटिक है तो ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी। ऐसे नहीं सोचेंगे, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये रिंग एरोमेटिक तो बन रही है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये एडजेसेंट रिंग का भी एरोमेटिसिटी का पार्ट है, अकेले में नहीं है। मान लो आपको एक रोटी दे दी जाए अकेले खाने के लिए तो ज्यादा खुश रहोगे कि और उसमें 10 लोग बढ़ा दिए जाए? सिंपल सी बात है यार, आप दुखी हो जाओगे। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ये जो एरोमेटिसिटी होती है वो धरोहर होती है इन कंपाउंड्स की, अगर वो धरोहर छीन ली जाए तो इसका मतलब फिर तो इनका जीना भी व्यर्थ है। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। समझ में आ गया एकदम क्वेश्चन अच्छे से? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जून 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है नेट के टाइम, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा क्या गया है, पीके वैल्यू। देखो क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा करो, आधा अधूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो। और हमें पता है जो पीके वैल्यू होती है वो एसिडिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके, और के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली बात है। तो इसका मतलब आप सबसे पहले इनका एसिडिटी ऑर्डर निकाल लो, और एसिडिटी ऑर्डर का जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, पीके ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर 2 ऑर्डर लिखूंगा। एक सबसे पहले लिखूंगा मैं एसिडिटी ऑर्डर, उसके बाद एक मैं यहाँ पर लिखूंगा पीके ऑर्डर। अब आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि एसिडिटी ऑर्डर इन कंपाउंड्स में क्या रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले H+ निकालना है। लो भाई, हमने यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ पर नेगेटिव आया, हमने यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ पर नेगेटिव आया, और हमने यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ पर नेगेटिव आया। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से जब नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है दो जगह पर। यहाँ पर भी इस तरीके से C डबल बॉन्ड ग्रुप से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो एक तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट भी बन चुका है, ऊपर से ये जो Cn है ये Cn के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा भी स्टेबलाइज्ड है। मतलब इससे ज्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी कहीं हो ही नहीं सकती। एरोमेटिसिटी भी आ रही है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज भी कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो क्लियर है, तो मैं बोलूंगा ये अभी तक इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर नेगेटिव आया है, इस रिंग में एरोमेटिसिटी आई, लेकिन देखो जरा ध्यान से, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रही है वो सिर्फ एक रिंग का एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, 2 और रिंग के एडजेसेंट रिंग का एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो हम बोलेंगे यहां पर एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है, यहां पर एरोमेटिसिटी कम हो चुकी है। तो यहां पर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी। और एज कंपेयर टू उसकी बात करते हैं तो यहां तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव था और यहां पर कार्बन पर नेगेटिव था। तो मैंने इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है जब मैंने एडवांस जीओसी का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी आपके समझने के लिए इतना समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा Y की एसिडिटी होगी, उसके बाद X की एसिडिटी होगी, और फिर Z की एसिडिटी कम क्यों हो गई सबसे, क्योंकि उसमें एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है। दुनिया में हर चीज एरोमेटिसिटी ही नहीं होती है, लेकिन उससे भी पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर पीके वैल्यू डिपेंड किया करती है। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर का सारा फंडा किससे स्टार्ट होता है, पीके वैल्यू से।
जिसका pKa वैल्यू कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसका pKa वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम। यही तो होती है ना सारी कहानी। तो pKa वैल्यू क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि डिपेंड करती है किस पर, बॉन्ड एनर्जी पर। तो बॉन्ड एनर्जी से pKa वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर NH बॉन्ड है, यहाँ पर CH बॉन्ड है। तो पहले तो कंपैरिजन ही करना गलत है और कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो NH बॉन्ड एनर्जी आपको पता है इसकी pKa वैल्यू कम रहेगी और इसकी pKa वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो pKa वैल्यू कम तो एसिडिटी ज्यादा। इस तरीके से मतलब सारी कहानी चलने वाली है। बाकी आप कंफ्यूज होना होगे तो बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है। क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये आपका हो गया। अब अगर मैं इसका pKa ऑर्डर बताता हूँ तो Z फिर X और लास्ट में आपके पास आ जाएगा Y। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इवन जब पेपर में आया था तो बहुत सारे टीचरों ने आंसर गलत भी बताया था, बहुत सारे अपने अपने लॉजिक थे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्मूथ नहीं होती है। मैं आपको जितना भी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप मुझसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, तो उसको थोड़ा स्मूथ जाने देना। कॉन्ट्राडिक्ट को लेके नहीं अब हम नहीं समझेंगे, अब हम समझना बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ आप भी जब पढ़ोगे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स तो आपको भी वो चीजें क्लियर होंगी। हाँ, मैंने अभी तो आप लोगों से ज्यादा पढ़ रखा हुआ है, ज्यादा सीख रखा हुआ है, तो वो चीजें सिखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी जब आप फ्यूचर में काफी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स बुक्स पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी इंक्रीज होगी। तो यही बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से कभी स्मूथ रही नहीं है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हो तो प्रोडक्ट कुछ और आता है, कुछ और चेंज करते हो तो कुछ और आ जाता है। तो ये तो अब अपना समय है कि जितना आप उस पर समय बिताओगे उतना आपको चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये था हमारा एनिलेशन इफेक्ट का फंडा। अब हम अपना एक लास्ट टॉपिक और कंप्लीट कर देते हैं एकदम स्पीड में, क्रैक्स रूल। वो थोड़ा सा याद कर लो कि क्या होता है और क्या चीजें हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ इस लेक्चर में, क्रैक्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सीधे सीधे जो एग्जांपल मैं बताऊंगा उसी पे आ जाया करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात समझते हैं एप्लीकेबल ऑन पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइट। देखो ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। सब लोग बोलते हैं कि नॉन बेंजोनाइट सिस्टम पर ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है, जो पॉलीसाइक्लिक बेंजोनाइट सिस्टम होते हैं उनके लिए भी क्रैक्स रूल वर्क करता है, पहली बात। अब देखो आगे लिखा हुआ है बियॉन्ड दी हकल रूल, मतलब जहां पर हकल रूल की कोई दुनिया नहीं है। जो हकल रूल की बातें हैं वो हमने पुरानी छोड़ चुकी हैं, अभी कुछ अलग हैं जो कि आप एक्सेप्शन कह सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे है मस्ट कंटेन टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ये जो टर्म है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपका ग्रुप थ्योरी का टर्म है। चैप्टर आपका ग्रुप थ्योरी होता है उसका टर्म है। तो इसको ना समझने की जगह आप C2 एक्सिस को समझ लो कि वहां पर C2 एक्सिस होनी चाहिए। अब सर आखिरकार ये C2 एक्सिस क्या होती है? देखो C2 एक्सिस को मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, BF3 मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, आई बात समझ में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी हम लोग लाइन खींचते हैं BF3 मॉलिक्यूल के, और उस इमेजिनरी लाइन के अलोंग हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, वह मिनिमल एंगल जिसके रोटेशन से इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए वही आपके पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, मिनिमल एंगल 180 डिग्री। अगर आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है वो यहाँ जाएगा और ये जो फ्लोरीन है वो यहाँ जाएगा, बोरोन बोरोन रहेगा और फ्लोरीन फ्लोरीन रहेगा। ये इसका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। क्लियर है। और हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही जो बाकी मॉलिक्यूल जिनको हम स्टडी करने वाले हैं एरोमेटिक की, उन सबको 180 डिग्री से यदि आप रोटेट करोगे तो वहां पर वही इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है। मतलब हर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस होना ही चाहिए, जरूरी ही है। तो ये बात हो चुकी है। बाकी इस बात को याद रखो कि या तो ये एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर ये नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक की इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। इतनी बातों को आपको याद रख के अब इस पॉइंट को जो याद रखना है, ये होता है रूल। क्या होता है रूल? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैपिटल N से रिलेट करते हैं। यदि n-1 इवन आ जाए तो वहां पर वह एरोमेटिक होता है, और यदि n-1 ऑड आ जाए तो वहां पर वह नॉन एरोमेटिक होता है। मैं आपको इसको सबसे पहले एग्जांपल नेफ्थलीन से समझाता हूं। क्या नेफ्थलीन पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड है? तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि ये नेफ्थलीन लिखा हुआ है मैंने, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यह एक पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड है, और पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड पर भी आपका क्या लगता है,
क्रैक्सुल लगता है। हालांकि ज्यादा फेमस किसके टर्म्स में है, नॉन बेंजोनाइट सिस्टम के टर्म्स में है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को पास करते हैं। इमेजिनरी लाइन जब पास करेंगे तो यहाँ से पास करने पर अगर आप देखोगे इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट करूं तो ये मैं 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 इस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 इस 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 इस 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये 4 इस 4 से रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब मैं अगर यहाँ पर n की बात करता हूँ, n मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। अगर हम बात करें n-1 तो यहाँ पर n-1 कितना हो जाएगा, 4। और आपको पता है 4 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और अगर ये इवन है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। बस ये बात आपको समझनी है जो कि क्रैक्सुल समझाना चाहता है। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है जहां पर दो 5 मेंबर्ड रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं और यह एक नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था बेंजोनॉइड क्या होते हैं, नॉन बेंजोनॉइड क्या होते हैं। इसका नाम पेंटालीन होता है। यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यदि मैं n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करता हूँ तो कितनी है, 1 2 3 4। अगर n-1 की वैल्यू देखें तो 3, और जब ऑड आती है उसका मतलब होता है नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही यहाँ पर दो 7 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड हैं, इसका नाम होता है हेप्टालीन, और ये भी आपके पास क्या है, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नहीं भी देखना आ रहा है तो आप इन कंपाउंड को याद कर लो, ठीक है, अच्छे से, कि दो 5 मेंबर्ड रिंग आपस में फ्यूज्ड हो, दो 7 मेंबर्ड रिंग आपस में फ्यूज्ड हो। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, लेकिन n-1 इसको मत भूलना, सीधे n को 6 देखकर इवन नहीं बताना है। n-1 कितना जाएगा, 5, और ऑड होगा तो नॉन एरोमेटिक। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं नॉन एरोमेटिक के, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और पूछा जाता है इसमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो उसमें ये वाले एग्जाम्पल छुपे रहते हैं। तो आपको वो पहचानना पड़ता है कि हमने ये क्रैक्सुल में पढ़ा था, ये पेंटालीन है, ये हेप्टालीन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये तो आपके सामने सदाबहार एजुलिन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, हमने इसकी बात कर रखी थी बहुत अच्छे से। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो ये भी क्या है, नॉन बेंजोनॉइड है, पॉलीसाइक्लिक टाइप का है। यहाँ पर भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इधर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, तो यहाँ पर n-1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 मतलब क्या है, इवन, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे क्रैक्सुल से रिलेटेड जो मुझे आपको समझाना था। अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है एरोमेटिसिटी चैप्टर। जितना भी मुझे आपको समझाना था, जितना भी मुझे आपको सिखाता इस चैप्टर में, मैंने आपको सिखा चुका है। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से लेके ऑलमोस्ट इस लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, बहुत सारी बातों को सीखा। पक्की बात है उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे डाउट होंगे। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है कि सर ये डाउट रहेगा, ये कैसे बताओगे, वो डाउट रहेगा, ये कैसे बताओगे। अब हम लोग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद अपने दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, असाइनमेंट सेक्शन। मैं एक बेहतरीन सा असाइनमेंट बना रहा हूँ, मैंने खुद बनाया हुआ है, हाथों से एक एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसका रीजन ये होता है, अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन को हर जगह से सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इकट्ठा कर सकता हूँ, तो आपको वो असाइनमेंट एकदम ईमानदारी के साथ करना है। देखो यार, मैं तो देखने नहीं आ रहा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो या आगे बढ़कर कुछ जिंदगी में करना चाहते हो जिससे आपको कुछ अगर साथ देगा, तो ये सब्जेक्ट ही साथ देगा। आपकी नॉलेज जो होगी सब्जेक्ट की, वही आपको साथ देने वाली है। तो इस समय कम से कम आप लोग एक कहते हैं ना कामचोरी टाइप, वो मत करो। अगर आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, आपने इवन कोर्स को बाय किया, पैसे दिए, मेहनत कर रहे हो, फिर एक जो लास्ट स्टेप होता है असाइनमेंट सेक्शन, आप वहां पर सारी ढील छोड़ देते हो। मैं ये चाहूंगा आप जितनी ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो मेरे से, उतनी ही उससे ज्यादा ईमानदारी से आप वहां पर असाइनमेंट लगाओ, क्योंकि वो हाथों से लिखे बहुत मेहनत की गई है। प्रिंट वाले करवा सकता था मैं, सब प्रिंट करवा के बंटवा देते हैं आपको, मैं दे सकता था, बहुत आसान था मेरे लिए, एक बंदा रख देता, 1 महीने में सारा काम खत्म हो जाता। लेकिन मैं सारे असाइनमेंट को हाथों से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी डाल दिया, ऐसे 200, 200,
300 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर के पकड़ा दिए, इससे कोई फायदा नहीं है, उससे आपका ही वर्कलोड बढ़ेगा। मुझे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाने हैं और जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो और कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, ये हो गया। तो जब आप असाइनमेंट लगा लोगे फिर आप जल्दबाजी मत करना, सर सॉल्यूशन कब आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सारी बातों पे परेशान मत होना। बहुत जल्दी अगर मैंने असाइनमेंट दिया है तो मुझे पता है उसका सॉल्यूशन भी देना है, सारी चीजें करनी है, मैं ही संभाल रहा हूँ, मुझे पता है कब क्या करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले अपने आप ट्राई करो असाइनमेंट को बहुत अच्छे से और फिर करो। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।